ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7। ठीक है जी। इसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो एमसीक्यूज आए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर वो ये है, टाइप ऑफ कोलेजन present in the डर्मिस ऑफ स्किन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज कोलेजन? फर्स्ट, इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है दैट इज कोलेजन। स्किन के अंदर जो कोलेजन पाया जाता है इट इज कोलेजन टाइप 1। ये कौन सा होता है? टाइप 1। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमें ये पता चल गया कि कोलेजन के कई टाइप्स होते हैं। कोलेजन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो देखिए यहाँ पे इसके लेके जनाब टेबल बनाएंगे। टेबल में आप लोग टाइप लिखे और एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे टाइप्स यहाँ पे लोकेशन लेके या एग्जाम्पल्स लेके कि कहाँ पे ये मौजूद होता है। अगर एग्जाम में आ जाए कोलेजन टाइप 1 के बारे में, कोलेजन टाइप 1 बॉडी के उन एरियाज के अंदर होता है जो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने स्किन की बात की है, स्किन कंटेन कोलेजन टाइप 1। स्किन के बाद इट इज प्रेजेंट इन दी बोन्स। ये बोन्स के अंदर होता है। डेंटिन टीथ का पार्ट है, उसके अंदर कोलेजन टाइप 1 होता है। स्किन, बोन, डेंटिन और इसके बाद टेंडन के अंदर होता है। ठीक है, टेंडन में कोलेजन टाइप 1 होता है। और स्क्लेरा भी इसके अंदर याद रखें। अब स्क्लेरा दैट इज आस्क्ड मेनी टाइम इन द एग्जाम। तो स्क्लेरा कंटेन कोलेजन टाइप 1। इट इज द व्हाइटिश पार्ट ऑफ द आई। ओके जी। नेक्स्ट इसके अंदर इसके साथ साथ कोलेजन टाइप 2 ये उन एरियाज के अंदर होते हैं जो थोड़े से क्या होते हैं, इलास्टिक टाइप होते हैं। कार्टिलेजेस के अंदर कोलेजन टाइप 2 होता है। कार्टिलेज, ठीक है जी, कार्टिलेज के अंदर टाइप 2 कोलेजन होता है। इसमें हाइलिन कार्टिलेज वगैरह आता है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, वर्टेब्रा का एक पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ वर्टेब्रा, न्यूक्लियस पल्पोसिस। इसके अंदर भी कोलेजन टाइप 2 होता है। कोलेजन टाइप 3, इसमें याद रखने कोलेजन टाइप 3 इट इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि ग्रेनुलेशन टिश्यू। अगर कहीं पे वूंड हो जाए और वो वूंड दोबारा जनाब ठीक होता है, द न्यूली फॉर्म टिश्यू एट द साइट ऑफ वूंड दैट इज कॉल्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू। इसके अंदर कोलेजन टाइप 3 होता है। यूट्रस के अंदर, फीमेल यूट्रस में कोलेजन टाइप 3। ब्लड वेसल में कोलेजन टाइप 3। ब्लड वेसल इट कंटेन कोलेजन टाइप 3। ओके जी। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट कोलेजन टाइप 4 के बारे में याद रखें। कोलेजन टाइप 4, तो कोलेजन टाइप 4 इज प्रेजेंट इन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। चाहे वो एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो लंग्स के अंदर या ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो प्रेजेंट इनसाइड दी किडनी। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन कोलेजन टाइप 4। These are the different MCQs they will ask in the exam। वो कोलेजन टाइप बताएगा और उनमें से कोई ना कोई पार्ट बताएगा कि बताए इसमें कोलेजन टाइप 1 है या कोलेजन टाइप 2 है। अगर एग्जाम आ जाए इस तरह, कभी कभार आते वूंड हीलिंग के बारे में। वूंड हीलिंग, अगर कहीं पे वूंड है, फॉर एग्जाम्पल जख्म है और वो दोबारा ठीक हो रहा है, तो इसकी 2 फेजेज याद रखनी है। एक को हम कहते हैं इसकी जो अर्ली वूंड हीलिंग होती है, अर्ली वूंड हीलिंग, और एक इसके अंदर होता है लेट वूंड हीलिंग। अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टिकुलर वूंड है उसकी हीलिंग हो रही है और वो अर्ली स्टेजेस में है, ये एमसीक्यूज याद रखें। इसमें अगर वो कोलेजन की बात करें, अर्ली वूंड हुई हीलिंग कंटेन कोलेजन टाइप 1। इसके अंदर क्या होता है? कोलेजन टाइप 1। तो इफ समवन आस्क यू कि जो अर्ली है उसके अंदर जनाब कोलेजन टाइप 3। इफ समवन आस्क यू कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कोलेजन प्रेजेंट इन द वूंड हीलिंग प्रोसेस, इट डिपेंड अपॉन दी प्रोसेस। अगर अर्ली वूंड हीलिंग प्रोसेस है वो टाइप 3 है, क्योंकि टाइप 3 इलास्टिक टिश्यू में होता है। तो जो न्यूली फॉर्म टिश्यूज है ग्रेनुलेशन टिश्यू, वो अर्ली वूंड हीलिंग के अंदर आते हैं, उसमें टाइप 3।
लेकिन जब वुंड हील हो जाता है, वो सख्त हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सा आएगा? कोलेजन टाइप 1 आएगा। तो कोलेजन टाइप 1 एंड कोलेजन टाइप 2 रिगार्डिंग द वुंड हीलिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ये फोकस करना है कि वो आप लोगों से अर्ली लेट वुंड हीलिंग की बात कर रहे हैं या लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल देखिए एमसीक्यूज ये भी आता है कि इन ओस्टियोजेनेसिस, ओके, इन सब में से नीचे लिखे नोट द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट अबंडेंट, द मोस्ट अबंडेंट कोलेजन इन बॉडी। हाँ जी, इन सब में से, इन चारों टाइप में से बॉडी के अंदर जो सबसे अबंडेंट कोलेजन है दैट इज टाइप 1। सो टाइप 1 इज द मोस्ट अबंडेंट कोलेजन टाइप 1। ये भी एमसीक्यूज आते हैं। इट मेक 90% ऑफ कोलेजन रिगार्डिंग ऑल। इन सारों में से, इन सब में से द मोस्ट अबंडेंट कोलेजन इज टाइप 1 कोलेजन। ओके, इन ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, in osteogenesis imperfecta, which of the following collagen is involved? हाँ जी, according to you guys, what do you think? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये एक कंडीशन है जिसके अंदर ओस्टियो मीन बोन की जो डेवलपमेंट है वो परफेक्ट नहीं होती। तो बोन का मसला है, तो बोन के अंदर कौन सा कोलेजन है? टाइप 1। तो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर किस कोलेजन का मसला होता है? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कोलेजन टाइप 1 का इशू होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? बोन्स का इशू होता है। अब यहाँ पे इसमें एक और क्वेश्चन याद रखें, इसकी जो BITE, ये चार चीजें याद रखें। BITE, ये चार चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। चलो जी सर, डॉक्टर साहब मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ। ओके जी, तो इसमें ये जो हमारे पास कोलेजन की बात हो रही है, इधर देखें फॉर एग्जाम्पल बाइट याद रखना है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर द पेशेंट हैव ब्लू स्क्लेरा। ब्लू स्क्लेरा, स्क्लेरा का मतलब क्या है? इट इज द वाइटिश पार्ट ऑफ द आई, ये ब्लू हो जाता है, तो ब्लू स्क्लेरा। इसमें या इस तरह भी लिख सकते हैं B फॉर बोनी डिफेक्ट। इसका मतलब ये है कि बोनी डिफेक्ट बिकॉज द बोन कैन नॉट प्रॉपरली फॉर्म। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर आई, आई का मतलब ये जो EYE है आई, तो इसमें कौन सा स्क्लेरा होगा? हाँ जी, ब्लू स्क्लेरा। तो आई के अंदर जो इशू है वो ब्लू स्क्लेरा है। टीथ इंडेंटेशन, टीथ इम्परफेक्शन, टीथ भी सही तरीके से नहीं बनेगी, इम्परफेक्शन। और आखिर में E फॉर ईयर डिफेक्ट। ईयर डिफेक्ट की वजह से देयर में बी हियरिंग लॉस। व्हाई ईयर डिफेक्ट इज सीन इन ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा? एनीवन? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर ईयर डिफेक्ट क्यों आता है? द रीजन इज कि इन द ईयर वी हैव 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो मिडल ईयर के अंदर क्या होती है? ओसिकल्स होती है। ओसिकल्स आर द ग्रुप ऑफ बोन प्रेजेंट इन दी मिडल ईयर। तो आप लोगों को पता है अगर बोन सही नहीं बनेंगे तो मिडल ईयर के बोन भी नहीं बनेंगे, जिसमें इनकस, मेलियस और स्टेपीज आती है। तो अगर वो बोन सही तरीके से नहीं बनेंगे तो जो साउंड की कंडक्शन है वो एक्सटर्नल एयर से इनर एयर तक सही नहीं जाएगी एंड द पेशेंट विल हैव ईयर प्रॉब्लम, तो देयर विल बी हियरिंग लॉस। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि कोलेजन टाइप 1 इस कंडीशन के अंदर एब्सेंट होता है या कम होता है, so there is not absent, there is decreased production of collagen type 1. why? कि अगर कोलेजन टाइप 1 नहीं था तो फिर तो बोन बनने ही नहीं थे। कोलेजन टाइप 1 होता है लेकिन इसकी प्रोडक्शन कम होती है, इसलिए बोन परफेक्टली फॉर्म नहीं होते। तो ये पॉइंट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि ऐसे दो कंडीशन जिसके अंदर कौन सा कोलेजन खराब होता है? टाइप 4। ये आप लोगों को आगे भी पढ़ाऊंगा। इसमें 2 कंडीशन है, वन इज अल्पोर्ट सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है? अल्पोर्ट सिंड्रोम। इसमें एक ट्राइएड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अल्पोर्ट सिंड्रोम। और नेक्स्ट इसके साथ एक और सिंड्रोम है विच इज कॉल्ड गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम।
सो वी विल डिस्कस दिस, लेकिन गुडपास्टर सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम थोड़े 2-3 एमसीक्यूज बताने लगे हैं। गुडपास्टर सिंड्रोम और अल्पोर्ट सिंड्रोम, इन दोनों के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की क्लिनिकल फीचर क्या होती है, वो डिफरेंट होती हैं। तो देखें यहाँ पे नीचे लिखे नोट एन ऑटो immune disease in which antibodies are formed against basement membrane या glomerular basement membrane leading to dash। नंबर 1, अगर एंटीबॉडीज अटैक करे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे इनसाइड द किडनी, तो फिर वहां से जनाब ब्लड लीक इन द यूरिन, द पेशेंट विल डेवलप हेमोचूरिया। हेमोचूरिया का मतलब यह है कि ब्लड लीकिंग इन द यूरिन। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आप लोगों ने याद रखना है कि ये एंटीबॉडी न कि सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी डैमेज कर देती है, लेकिन इस ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। फिर जो बंदा कफ करेगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से बंदा जब कफ करेगा तो उसके अंदर क्या आएगी, ब्लड आएगी। तो ब्लड इन द कफ इज कॉल्ड हीमोप्टाइसिस। तो देखिए ये 2 चीजें याद रखें। एनी पेशेंट विच इज प्रेजेंटेड विद ब्लड इन द यूरिन एंड ब्लड इन द कफ, और इसकी इन्वेस्टिगेशन पे एंटी जीबीएम एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी पॉजिटिव। हाँ जी, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड गुडपास्टर सिंड्रोम। तो गुडपास्टर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती है और ये ग्लोमेरुलाई और एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन को बैडली डैमेज कर देती है। तो अगर ग्लोमेरुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो उससे हेमोचूरिया होती है, अगर एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो उससे हीमोप्टाइसिस होता है, और उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा कोलेजन होता है, टाइप 4। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि गुडपास्टर सिंड्रोम के अंदर कौन सा कोलेजन डिफेक्ट होगा, आंसर इज टाइप 4, क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करता है तो उसमें टाइप 4 डिफेक्ट होता है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है, विच HSR इज सीन इन, या विच HSR दिस इज, गुडपास्टर सिंड्रोम कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, आंसर इज टाइप 2। हाउ मेनी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वी हैव, 4। हम उसको अलग भी पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। लेकिन टाइप 2 जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से होती है, और एंटीबॉडी जनाब जाकर नॉर्मल टिश्यू को डैमेज कर देती है। सो इफ अ पर्सन है, 4 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें हेमोचूरिया और हीमोप्टाइसिस हो, वो कौन सा होगा, गुडपास्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, गुडपास्टर के अंदर कौन सा कोलेजन डिफेक्ट, टाइप 4। थर्ड नंबर, गुडपास्टर सिंड्रोम इज विच टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3। क्लियर है, विच इज द डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी फॉर गुडपास्टर सिंड्रोम, एंटी जीबीएम एंटीबॉडी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। अब नेक्स्ट जनाब अनदर क्वेश्चन वी विल गो टू हिट, कि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि हमने 2-3 एमसीक्यूज है, बहुत कॉमन ले आते हैं, लोग इसको रट लेते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को उसका कंसेप्ट भी समझ आ जाए। इसमें से पहले एमसीक्यू लेके, इफ देयर इज ब्लॉकेज इन दी celiac trunk, it will be leads to ischemia to all organs of foregut except, हाँ जी, एक क्वेश्चन ये आता है, हाँ जी, ओके। ये कहते हैं कि अगर सीलियक ट्रंक के ऊपर क्लॉट बन जाए और वो पूरी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करे, ऑक्लूड करे,
उस वजह से जितने भी फोर गट के कंटेंट हैं उन सबको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, लेकिन एक पार्ट ऐसा है कि स्टिल इट विल रिसीव द ब्लड सप्लाई। तो इसका आंसर हम बाद में बताएंगे, पहले इसको कंसेप्ट से पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर खुद बहुत निकल जाएगा। यहाँ पे तीन चीजें नोट करें। नोट आप लोगों ने ये करना है कि मेन आर्टरी फॉर फोर गट, अगर हमने फोर गट की कंटेंट को ब्लड सप्लाई देनी है उसके लिए जो मेन आर्टरी है दैट इज सीलियक आर्टरी, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलियक ट्रंक कहते हैं। फोर गट के अंदर जितने भी कंटेंट्स आते हैं उसकी जो मेन सप्लाई है वो किस पे डिपेंडेंट है, सीलियक ट्रंक पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है कि मेन आर्टरी फॉर मिडगट को ब्लड सप्लाई देने के लिए जो सबसे मेन आर्टरी है दैट इज सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है जी, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, SMA, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQ देखे, मेन आर्टरी फॉर दी हाइंड गट के लिए जो मेन आर्टरी है दैट इज IMA, इट इज नोन एज इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। क्लियर है? तो देखिए ये तीन चीजें आप लोगों ने पहली प्रायोरिटी पे जहन में याद रखनी है। फोर गट की जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर, सीलियक ट्रंक पे, लेकिन जो मिड गट की सप्लाई है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के ऊपर डिपेंड करती है, और जो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, आंसर इज इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब यहाँ पे देखें, सीलियक ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, ये किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल एओर्टा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके इसके नीचे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ब्रांच ऑफ AA एब्डोमिनल एओर्टा एट T12, किस लेवल पर ये निकलता है, T12। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सेम, इट इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एट L1, ये किस लेवल पे निकलती है, L1, लंबर 1 वर्टेब्रा, और स्टिल इट इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एट L3। तो ये भी अपने अपने एक MCQs है। कि सीलियक ट्रंक इज द मेन आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द फोरगट एंड इट इज अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ एब्डोमिन, इंटीरियर ब्रांच है एब्डोमिन की एओर्टा में, और ये किस लेवल से निकलती है, T12। ये किस लेवल से निकलता है, L1, और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी L3 से। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो फोरगट है, फोरगट इसकी कंटेंट क्या है। फोरगट की कंटेंट में याद रखे, लोअर इसोफेगस का लोअर पार्ट इसमें आता है। ठीक है, फोरगट के कंटेंट में पूरी स्टमक आती है, स्टमक इज अ पार्ट ऑफ फोरगट, पेंक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ फोरगट, ये भी फोरगट के अंदर आता है। फिर इसके बाद लीवर विच इज द इंटरनल लार्जेस्ट आर्गन, ये भी फोरगट का हिस्सा है। लीवर के साथ क्या पड़ा होता है, गाल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ फोरगट, और आखिर में लेके स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ फोरगट। और नेक्स्ट देखे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट, आंसर इज ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which is round about 25 centimeter C shape in length and it consists of 4 parts। ड्यूडेनम के अपने कितने पार्ट्स हैं, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ड्यूडेनम के जो पहले 2 है ये हमारे पास किसके पार्ट में आते हैं, फोरगट में। इधर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल नीचे देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसोफेगस है, इसोफेगस का तो ज़्यादातर हिस्सा थोरेसिक कैविटी में है, बहुत कम हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी में है, और ये डायफ्राम को पियर्स करे T10 लेवल पर, और ये नीचे किसके साथ आ जाता है, स्टमक। फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक है, इसोफेगस और स्टमक आपस में मिले हुए। इस स्टमक के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये कौन सा पार्ट है, दैट इज दी ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम इज अ C शेप स्ट्रक्चर। ड्यूडेनम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन याद रखने हैं। ओके, दिस इज
अबाउट ड्यूडेनम, दैट इज द ड्यूडेनम। ये एनाटॉमी जिसने सीख ली इसके 4-5 एमसीक्यूज उड़ गए यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंटली। देखें इस सी शेप कनकेविटी में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा है, दैट इज पेंक्रियास, और पेंक्रियास की जो टेल है ये इधर स्प्लीन तक आई है, दैट इज अ स्प्लीन। स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर हम स्टमक की राइट साइड पे जाएंगे, राइट यहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट इज अ लीवर, तो यहाँ पे लीवर पड़ा है। लीवर के साथ हमारे पास एक छोटी सी क्या पड़ी है, गाल ब्लैडर, विच इज द दैट इज गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर स्टोर दी बाइल। यहाँ से हेपेटिक डक्ट, यहाँ से सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दी ड्यूडेनम में आता है। तो देखे लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस का ये लोअर पार्ट, पूरा का पूरा स्टमक, पूरा का पूरा पेंक्रियास, फिर लीवर, गाल ब्लैडर, स्प्लीन, और फर्स्ट 2 पार्ट्स, पहले 2 पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम, दीज ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ व्हाट, आंसर इज फोरगट। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फोरगट के अंदर आते हैं। अब इन सारों को ब्लड सप्लाई, ये हमारे पास पेंक्रियाज है। अब देखिए पेंक्रियाज के फिर कुछ पार्ट्स है, पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज विच इज वेरी नियर टू द ड्यूडेनम, दैट इज हेड ऑफ पेंक्रियाज। हेड के बाद पेंक्रियाज का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं नेक, दैट इज कॉल्ड नेक। इसके बाद होती है बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ पेंक्रियाज इज कॉल्ड टेल, इसको हम टेल कहते हैं। अब इधर देखे, पहले आप लोग समझने की कोशिश करें, बाद में ड्रा करने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। एब्डोमिनल एयोर्टा से जो मेन आर्टरी निकलेगी, जो पूरी फोरगट को ब्लड सप्लाई देगी, उसको क्या कहते हैं, सीलियक ट्रंक। तो इधर आप लोग इसको थोड़ा फॉलो करें, फिर ये समझना आसान हो जाएगा। तो सीलियक ट्रंक इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा एट द लेवल ऑफ T12। सीलियक ट्रंक जब निकलती है, इट इज अ ट्रंक, तो इससे फर्दर क्या निकलती है, ब्रांचेस। सीलियक ट्रंक से जनाब याद रखना है फर्दर 3 ब्रांचेस निकलती है। नंबर 1 इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इससे एक और ब्रांच निकलती है, इसको कहते हैं हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। और इधर लास्ट में इससे 3rd नंबर जो ब्रांच निकलती है दैट इज अ स्प्लीनिक आर्टरी, दैट इज अ स्प्लीनिक आर्टरी। तो इसका मतलब ये है, इफ यू वांट टू रिमेंबर सीलियक ट्रंक ब्रांचेस, रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। क्लियर है, ये 3 हमारे पास किसकी ब्रांचेस है, सीलियक ट्रंक की। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज, सबसे शॉर्टेस्ट ब्रांच, शॉर्टेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। और सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच कौन सी है, आंसर इज स्प्लीनिक आर्टरी। तो एक एमसीक्यूज तो ये है, ये स्नेल के अंदर बार बार एमसीक्यूज में आए भी है और एफसीपीएस पार्ट 1 में टेस्ट किए जाते हैं। शॉर्टेस्ट ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक है, लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी है। अब इधर जो चीज समझनी है वो ये है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये किसको सप्लाई करेगी। इधर देखें, दिस इज विच कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। तो स्टमक का जो लेसर कर्वेचर है यहां से लेके यहां तक, ये अपर हाफ है कि लोअर हाफ, अपर हाफ, और ये जो है ये लेसर कर्वेचर का लोअर हाफ है। तो एमसीक्यूज ये है कि इस लेसर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई देने के लिए 2 आर्टरीज चाहिए, जो एक अपर हाफ को सप्लाई करेगी और एक लोअर हाफ। लेकिन अपर हाफ के साथ किसका पार्ट अटैच है, एसोफेगस के लोअर एंड का। तो जो आर्टरी इसको सप्लाई करेगी वो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस को भी सप्लाई करेगी। तो ऐसा आर्टरी जो अपर हाफ ऑफ द लेसर कर्वेचर इन लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस को ब्लड दे, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वो कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का जो एमसीक्यूज है, सो सप्लाई अपर हाफ ऑफ व्हाट, लेसर कर्वेचर। ये लेसर कर्वेचर की अपर हाफ को सप्लाई करेगी, प्लस लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस या लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस या लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, इसको सप्लाई करेगी। दैट्स इट। 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है इस आर्टरी के बारे में अभी तक। नंबर 1, दिस इज द शॉर्टेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, इट विल सप्लाई अपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस।
और ये वाहिद ब्रांच है सीलियक ट्रंक की जिसकी मजीद अपनी कोई ब्रांचेस नहीं है। सो दिस आर्टरी हैज नो फर्दर ब्रांचेस। लेकिन सीलियक ट्रंक के ये वाले जो दो ब्रांचेस है इसके मजीद क्या है, अपने अपने ब्रांचेस हैं। अब इधर देखें, यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी से याद रखना है, हेपेटिक आर्टरी गिव्स राइज टू ब्रांच, एक ब्रांच देती है एंड दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोड्यूडिनल। तो हेपेटिक आर्टरी ये जब रास्ते में जाती है ये एक ब्रांच देती है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी नंबर 1। और ये एक और ब्रांच देती है दैट इज नोन एज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी देती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और यहाँ पे एक और ब्रांच ये बन जाती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। कौन सी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। तो देखिए अभी तक जो चीज़ मैंने लिखी है 1 मिनट का टाइम सबको दे रहा हूँ ऑनलाइन सबके लिए, और जो यहाँ पे सुन रहे इसको लेके और थोड़ा सा इसको सोचे फिर आगे चलते हैं शाबाश, ताकि ये आरटीएस सप्लाई आप लोगों को मजीद आसान हो जाए। सो इफ यू नो दीज आरटीएस सप्लाई लॉट ऑफ एमसीक्यूज विल बी कवर फ्रॉम हेयर। तो इसको आप लोग फोकस करें। क्लियर हुआ, ओके। अब आगे चलते हैं, इसलिए टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको गेन कर सके, क्योंकि सॉरी ये हमने ये एक चीज के पीछे हमने पूरा कंसेप्ट समझना है और इसके अंदर हमारे बहुत से एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑल एक्सेप्ट की बात हो रही थी यहाँ पे। इधर देखे, हाँ अब हमारे पास ये कौन सी आर्टरी है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये कहाँ से आई है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। इस आर्टरी ने क्या करना है, दिस आर्टरी विल सप्लाई द लोअर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर। अब लेसर कर्वेचर की अपर हाफ को ब्लड मिली है लेकिन इसकी लोअर हाफ को ब्लड रहती है, वो कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, राइट गैस्ट्रिक। तो इसके एमसीक्यूज तो ये है, इट सप्लाई लोअर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर, ये लोअर हाफ को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है जी, लोअर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर। अब मुझे ये बताए, यहाँ को हमने ब्लड दी है, अपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, ये किसने सप्लाई की है, लेफ्ट गैस्ट्रिक व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। ये जो लोअर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर है इसको ब्लड दी है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ने, द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। क्लियर है। जो गैस्ट्रोड्यूडिनल है, गैस्ट्रो मीन इसमें स्टमक को भी कुछ चीज जाएगी और ड्यूडिनम, तो इसमें दो चीजें बनेगी। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा GDA गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। आप सेम जगह से स्टार्ट ले, ये डिवाइड होती है दो में। एक इसका जो ब्रांच निकलता है उसको कहते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। एक इसकी ब्रांच ये है तो थोड़ा सा मुश्किल एरिया, लेकिन दिस इन आर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है GDA स्टैंड फॉर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, इसकी एक ब्रांच होती है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। और इसकी जो दूसरी ब्रांच है, इसकी जो दूसरी ब्रांच है उसको हम कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये भी जनाब इसकी ब्रांच है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब इधर देखें, बहुत आसान हो गया, इसकी जो ब्रांच आ रही है ना वो वाला सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल, इसका मतलब कि इसने सप्लाई किसको देनी है, ड्यूडिनम, और इसके साथ साथ कुछ पार्ट ऑफ पेंक्रियास को भी। इसका मतलब फोर गट के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ द ड्यूडिनम आते हैं, दो, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टरी आकर फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को भी सप्लाई देगी, लेकिन साथ में किस पार्ट को देगी, हेड ऑफ द पेंक्रियास, पूरे पेंक्रियास को नहीं,
किस पार्ट को? हेड ऑफ द पेंक्रियास को। तो इसका मतलब यह है इस आर्टरी से क्या जाएगी? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम प्लस हेड ऑफ पेंक्रियास, इसको सप्लाई करेगी हेड ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, लेकिन देखे ये जो ग्रेटर साइड है ना, ग्रेटर कर्वेचर, इसका ये क्या है? लोअर हाफ है। लोअर हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ये कौन सप्लाई करेगी? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। तो सप्लाई लोअर पार्ट ऑफ, सप्लाई लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर की लोअर पार्ट को सप्लाई करेगी, लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। तो इधर देखे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, जीडीए सुपीरियर पेंक्रियाटिक को ड्यूडेनल आर्टरी देती है। तो ये इधर देखे ये किसको सप्लाई करेगी? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम प्लस हेड ऑफ पेंक्रियास। ये गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी राइट वाली ये लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। ये कौन सी आर्टरी रहती है? प्रॉपर हेपेटिक। ये किसकी तरफ जा रही है? लीवर की तरफ जा रही है। और जब ये लीवर को पहुंचती है तो इससे दो बन जाती है। लीवर के कितने लोब्स होते हैं? दो। लेफ्ट लोब को कौन सी आर्टरी जाएगी? लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। सो लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, और जो राइट लोब में जाएगी उसका नाम क्या है? राइट ऑफ हेपेटिक आर्टरी। राइट हेपेटिक आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू द राइट लोब ऑफ द लीवर। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं भूलनी जो एमसीक्यूज के लिए फेवरेट है कि लीवर के साथ क्या है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर को जो आर्टरी जाएगी उसका नाम है सिस्टिक आर्टरी। लेकिन वो कहाँ से आएगी? सिस्टिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी। तो यहाँ पे लेके इसकी ब्रांच एट गेव ब्रांच, ये इंपॉर्टेंट है, एट गेव ब्रांच विच सप्लाई ब्लड टू गॉल ब्लैडर, विच सप्लाई ब्लड टू गॉल ब्लैडर known as which artery? सिस्टिक आर्टरी। ये सिस्टिक आर्टरी देती है। ये एमसीक्यूज याद रखे। तो जनाब इस प्रॉपर हेपेटिक से लेफ्ट हेपेटिक निकली तो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई करेगी। लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन दी राइट लोब ऑफ द लीवर। तो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को ब्लड सप्लाई मिलने के लिए लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी चाहिए, और जो राइट हेपेटिक आर्टरी है वो राइट लोब ऑफ द लीवर में जाती है। ठीक है, और ये राइट हेपेटिक आर्टरी रास्ते में एक ब्रांच रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टिक आर्टरी। एंड दिस सिस्टिक आर्टरी विल गिव ब्लड टू दी गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर को ब्लड देगी। अब वो सीलियक ट्रंक की हमने ये ब्रांच पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, इसके अंदर ये सारी चीजें। हमें कौन सी चीज रहती है? स्प्लीनिक आर्टरी। तो अब हेडिंग दे कि स्प्लीनिक आर्टरी आगे क्या करती है, यहाँ पे ही लिखते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी ये सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट ब्रांच है। स्प्लीनिक आर्टरी सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है जी। तो स्प्लीनिक आर्टरी में आप लोगों ने याद रखना है कि स्प्लीनिक आर्टरी ये स्प्लीन की तरफ जाती है, ये इस तरह होती है, ये आर्टरी इस तरह, इसको कहते हैं स्पाइरल आर्टरी। ये आर्टरी प्लेन नहीं है, फ्लैट नहीं है, ये क्या है? स्पाइरल इन शेप है, इट उसका स्पाइरल आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जब रास्ते में जाती है ये तीन ब्रांचेस देती है। नंबर वन इज लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। फिर इससे एक और ब्रांच निकलती है जिसको कहते हैं पेंक्रियाटिक आर्टरी, पेंक्रियाटिक आर्टरी, पेंक्रियाटिक आर्टरी। और एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। So how many branches arises from splenic artery? 3. Left gastroepiploic artery, pancreatic artery and short gastric artery. ये कौन सी? ये एमसीक्यूज है। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक कहाँ से आती है? स्प्लीनिक से। स्प्लीन किस साइड पे है? लेफ्ट साइड। लेकिन राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से आती है। ये राइट गैस्ट्रो ग्रेटर कर्वेचर की किस पार्ट को? लोअर हाफ। लेकिन जो ग्रेटर कर्वेचर का अपर हाफ है इतना, इसको लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी सप्लाई करेगी। सो सप्लाई अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर
ये ग्रेटर कर्वेचर की अपर हाफ को सप्लाई करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, ये स्प्लीनिक आर्टरी जब जाती है तो ये पेंक्रियास को भी आर्टरी देती है ना, जो पेंक्रियास की बॉडी, नेक और टेल को सप्लाई करेगी, तो वो पेंक्रियाटिक आर्टरी है। तो ये किसको सप्लाई करेगी? पेंक्रियास। हेड को तो सप्लाई मिली है, लेकिन बॉडी, टेल, इसको सप्लाई देने के लिए पेंक्रियाटिक आर्टरी। वैसे स्टमक के इस पार्ट को क्या कहते हैं? दिस डोम शेप पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड फंडस। इसको फंडस कहते हैं। इस फंडस को ब्लड देने के लिए शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं। ये भी एमसीक्यूज है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू द फंडस ऑफ स्टमक। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है ना चैलेंजिंग एरिया है, बट इफ यू नो दिस you will like very easy, you will feel easy to understand the MCQs inside your exam day। ठीक है ना। इधर देखे ना, सीलियक ट्रंक था ना, फोकस करे वो गट्स जो है ना, 4 गट के कंटेंट, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, स्टमक, ये सारे हमने पढ़ लिए। इधर से कितने ब्रांचेस निकले? 3। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो डायरेक्ट ब्रांच है सीलियक ट्रंक, इस अपर हाफ ऑफ द लेसर कर्वेचर, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, ये कौन सी आर्टरी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी नंबर 1। फिर हेपेटिक आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकली? राइट गैस्ट्रिक, तो उसने किसको सप्लाई की? लोअर एंड ऑफ लेसर कर्वेचर, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर इससे गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ड्यूडिनम तक आ गई और 2 में डिवाइड हुई। तो एक सुपीरियर ऊपर से आती सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी जो हेड ऑफ पेंक्रियास, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, और जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक है वो लोअर एंड ऑफ द लेसर कर्वेचर। क्लियर है। और जो प्रॉपर हेपेटिक है वो तो आगे जाती है, लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक, ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब, और राइट हेपेटिक कौन सी ब्रांच देती है? सिस्टिक आर्टरी, और वो गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई देती है। दैट्स इट। स्प्लीनिक आर्टरी क्या करती है? स्प्लीनिक राइट गैस्ट्रो, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक देती है, और शॉर्ट गैस्ट्रिक, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक किसको सप्लाई करती है? फंडस, और लेफ्ट गैस्ट्रिक अपर हाफ को सप्लाई करती है, और पेंक्रियाटिक को पेंक्रियास को सप्लाई करती है। तो ये 4 गट के सारे ब्लड सप्लाई हमने पढ़ लिया। अब एमसीक्यूज हम हल करेंगे। इधर देखे, इस थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से नीचे कौन सा गट स्टार्ट होता है? हाँ, ऊपर से लेके फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक क्या है? ये 4 गट है, क्योंकि हमने 4 गट के कंटेंट में ड्यूडिनम के कितने पार्ट्स देखे हैं? 2। यहां से अगर हम पढ़ेंगे ना, इधर से थर्ड पार्ट से, तो ये कौन सा गट स्टार्ट होगा? मिड गट स्टार्ट होगा। और मिड गट की मैंने कौन सी आर्टरी पढ़ी है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब यहाँ पे देखे, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इससे एक ब्रांच निकलती है, एक ब्रांच जो ड्यूडिनम के इन दोनों को सप्लाई करेगी पार्ट को, क्या नहीं, लेकिन इसके साथ साथ किसको भी मिलेगी सप्लाई? हेड। तो ये आर्टरी नीचे से आएगी कि ऊपर से? हाँ जी, नीचे से। तो ये तो लोअर पार्ट है ना, थर्ड एंड फोर्थ, तो आर्टरी का नाम क्या होगा? इंफीरियर। किसको सप्लाई करेगी? पेंक्रियास की हेड को, और किसको? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को। तो इसका नाम क्या होगा? इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। इधर देखिए, जीडीए गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की ये वाली ब्रांच, ये तो ऊपर से आएगी ना, तो सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल है। लेकिन ऐसे में सुपीरियर मेजेंटेरिक से जो ब्रांच आएगी थर्ड और फोर्थ को सप्लाई करेगी, वो कौन सी होगी? इंफीरियर। लेकिन ड्यूडिनम के साथ हेड ऑफ पेंक्रियास को भी मिलेगी। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर सीलियक ट्रंक ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे ब्लॉक आ जाए, तो ये जितने भी कंटेंट्स है, जितने भी 4 गट के लोग हैं, इसको ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देयर विल बी इस्कीमिया टू ऑल गट एक्सेप्ट विच पार्ट? हेड ऑफ पेंक्रियास। क्योंकि हेड ऑफ पेंक्रियास को नीचे से भी ब्लड सप्लाई मिलती है, किस आर्टरी के जरिए? इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि दैट इज द हेड ऑफ पेंक्रियास। तो हेड ऑफ पेंक्रियास, इट रिसीव द ब्लड from superior pancreatico-duodenal artery which is a branch of GDA and that is from celiac trunk. लेकिन head of pancreas along with third and fourth part also receive blood supply from inferior pancreatico-duodenal artery which is a branch of SMA, superior mesenteric artery. क्लियर है? तो इसकी ब्रांच है, उससे भी ये जनाब अपनी ब्लड सप्लाई ले सकती है। ठीक है जी। तो ये था जनाब ब्लड सप्लाई ऑफ दी 4 गट। ये 4 गट के अंदर जो ब्लड सप्लाई है ये हमने पढ़ ली है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जनाब मिड गट की ब्लड सप्लाई बहुत आसान है। उससे अब आप लोग कहोगे कि इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मैं स्टार लगाता चलूँ या आप लोग फिर बाद में रिवाइज करें?
द शॉर्टेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। ओके, द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक दैट इज अ स्प्लेनिक आर्टरी, वो स्प्लेनिक आर्टरी है। नेक्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई फंडिस ऑफ द स्टमक? आंसर इज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, द ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। नेक्स्ट MCQs ये है कि अगर सीलियक ट्रंक में क्लॉट आ भी जाए तो सारे आर्गन को इस्कीमिया होगा फोर गट में एक्सेप्ट हेड ऑफ पेंक्रियाज, जिसको इस्कीमिया नहीं होता। नेक्स्ट MCQs याद रखे कि एक आता है गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेशन, गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेशन, ये क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूडिनल अल्सर परफोरेशन, ड्यूडिनल अल्सर परफोरेशन, परफोरेशन, ठीक है जी। एक होते हैं ड्यूडिनल अल्सर और एक होते हैं गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक अल्सर इट इज अ म्यूकोजल डिसकंटिन्यूटी विच इज मेनली सीन ऑन द लेसर कर्वेचर साइड, और लेसर कर्वेचर की अपर हाफ में अगर ये परफोरेट हो जाए किस आर्टरी से ब्लीड होगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। द मोस्ट कॉमनली आर्टरी टू ब्लीड इन केस ऑफ गैस्ट्रिक परफोरेशन दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। लेकिन अगर अल्सर ड्यूडिनम में है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में, तो उसके अंदर अगर अल्सर परफोरेट करे तो ये आर्टरी आती है GDA, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। सो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, तो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी इज द आर्टरी विच कॉमनली ब्लीड इन केस ऑफ ड्यूडिनल अल्सर परफोरेशन, बट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी विच इज ब्लीड इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेशन। तो ये क्वेश्चन दोनों आते हैं, ठीक है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक इट इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, बट गैस्ट्रोड्यूडिनल इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, बट विच इज फर्दर द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। क्लियर है? ये आज के लिए आप लोग बस याद करें, दिस इज अ हार्ड एरिया। इफ यू नो दिस टुमारो टॉपिक्स, इसकी जितनी एनाटॉमी है वो आप लोगों को खुद बहुत आती रहेगी, वो इंशाल्लाह मैं कल आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये इस एनाटॉमी में भी आप लोगों ने रिवाइज करना है और उसको बार बार समझना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल से फिर कंटिन्यू करेंगे।